हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो हम कवर कर रहे थे अपना हिंदी का पोर्शन और इससे पहले लेक्चर में हमने हिंदी का जो विकास है उसके बारे में जाना। उसमें हमने जो टॉपिक हमने क्लियर किया वो था प्राचीन हिंदी का, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का। तो आज उसी टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे उसके अंतर्गत क्या क्या है। तो हमारा जो टॉपिक था वो था हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो हिंदी भाषा के विकास में मैंने आपको बतलाया था कि इसके अंतर्गत 3 काल इसको हमने बांटा था, जिसमें था हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इसके बाद था हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और थर्ड था हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इसका जो काल था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन का था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक और साथ ही 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक कौन सा था हमारा 1000 ईस्वी से जो अब तक है ये कौन सा काल है हमारा, ये हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो हमारे सबसे पहले जो हमारी भाषा थी उसकी जो लैंग्वेज थी, उसकी जो भाषा थी वो पूर्णतया क्या थी, संस्कृत थी। साथ ही जब हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल आया तो उसमें जो हमारी भाषा थी वो ये कहें कि थोड़ा जो लोग या ये कहें कि क्षेत्र की आम बोलचाल की भाषा थी, उसमें हमारी जो भाषा थी, जो हमारी प्राचीन भाषा थी, उसमें कुछ नए शब्द आए, जिससे क्या हुआ कि मध्यकालीन भारतीय जो हमारी आर्य भाषा थी ये पूर्णतया लोगों के समझने की भाषा थी। यही कहें कि वो भाषा जिसमें लोग जिससे लोग परिचित थे या उसमें संवाद कर सकते थे, मध्यकालीन भाषा। और आधुनिक जिसको हम पूर्णतया बोलते हैं या समझते हैं वह भाषा। तो मध्यकालीन जो युग था या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल था उसको पूरा प्राकृत काल करके संबोधित किया है। यहाँ पे प्राकृत का अर्थ किसी भाषा किसी का नाम ना होकर यहाँ पे प्राकृत का अर्थ जो आसानी से सहज समझ की भाषा जो है उसको प्राकृत करके संबोधित किया है। तो अब हम इसमें लेके चलते हैं हमारा जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसको। तो देखिए, जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है या प्राचीन जो हमारी भाषा है, यह भाषा हम जानते हैं कि क्या थी, संस्कृत थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी हमारी क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत को ही देववाणी या प्राचीन भाषा भी कहा गया है। ठीक है, प्राचीन भाषा कहा गया है क्योंकि जो हमारे सबसे प्राचीनतम जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद हैं या सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं, तो उसमें जो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है उसकी भाषा क्या है, हमारी संस्कृत है। ठीक है, तो हो सकता है जो हमारे विद्वान हो उनके मत अनुसार जो हमारी उससे पहले ऋग्वेद या वेदों से पहले जो हमारी भाषा रही होगी, हो सकता है कोई भाषा हो पर उसका कोई लक्षांक से नहीं है। तो इसलिए हमारी जो प्राचीन भाषा कहलाती है वो क्या कहलाती है, संस्कृत भाषा कहलाती है। तो संस्कृत को ही देववाणी या प्राचीन भाषा कहा जाता है। तो प्राचीन जो हमारी भारतीय आर्य भाषा थी इसको 2 काल में विभक्त किया जाता है। कितने कालों में, 2 कालों में, जिसमें से एक है वैदिक संस्कृत का काल। ठीक है, वैदिक संस्कृत का काल और दूसरा है लौकिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत का काल। अब देखिए, वैदिक संस्कृत का जो काल है इसमें जो हमारी संस्कृत भाषा थी वह शुद्ध रूप में थी। ये कहें कि इसमें जो संस्कृत थी उसका पूर्णतया एक शुद्ध रूप था जो हमारे विद्वानों द्वारा ही स्पष्ट तरीके से बोला जाता था, उच्चारण किया जाता था। और लौकिक संस्कृत वो काल है जिसमें जो हमारी वैदिक संस्कृत है उससे थोड़े कम हमारे संस्कृत के शब्द थे, या ये कहें कि
उसमें संस्कृत जो भाषा थी वो थोड़ी सहज थी। हालांकि इन दोनों की भाषा सहज संस्कृति थी। एक्चुअल में हमारी जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी उसकी भाषा संस्कृत थी, पर वैदिक संस्कृत में क्या थी कि यहाँ पर हमारे जितने भी वेद थे उनका निर्माण, ये कहेंगी ऋग्वेद की जो यहाँ पर जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया वह ऋग्वेद लिखा गया, और लौकिक संस्कृत में हमारे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, यही कहें कि काव्य, और इसमें व्याकरण रचना आती है, व्याकरण रचना इस काल में आती है। तो वैदिक संस्कृत जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, या ये कहें कि ऋग्वेद की जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, और लौकिक संस्कृत में हमारे महाभारत, रामायण, काव्य और व्याकरण रचना हुई। तो वैदिक संस्कृत का जो काल था इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमारी जो वैदिक संस्कृत का काल था वह था हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और साथ ही जो हमारा लौकिक संस्कृत का काल था वह था हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। तो देखिए ऐसा होता है कि जो हमारी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बीच समय अंतराल था वो तकरीबन हमारा कितना 500 वर्षों का था। कितना था? 500 वर्षों का। तो जब एक किसी भी भाषा को थोड़ा समय मिलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि क्षेत्र की बोलियों का कुछ शब्द उसमें मिलने लगते हैं, या ये कहें कि सम्मिलित होने लगते हैं। तो ये काल यही दर्शाते हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में कितना हमारा थोड़ा अंतर था, ठीक है। तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत जो है इसको यास्क और पाणिनि ने मिलकर एक अन्य नाम दिया जिसको कहते हैं क्या? छांदस। क्या कहते हैं? छांदस करके, ठीक है। और साथ ही जो हमारी लौकिक संस्कृत थी उसको एक अन्य नाम पाणिनि द्वारा दिया गया जिसको संस्कृत भाषा भी कहा गया, ठीक है। तो ये आपने जाना है यहाँ पर कि वैदिक संस्कृत का काल, ये पूछ लेता है एग्जाम में, वैदिक संस्कृत का काल या इसका कोई अन्य नाम, और लौकिक संस्कृत का भी ये काल 1000 से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो हमारे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थे, तो या ये कहें कि पुरानी हमारी जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी इसके अंतिम पड़ाव तक या ये कहें कि हमारी जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी उसके प्रारंभ होने तक इसमें 3 बोलियां निकल के आई। कितनी? 3 बोलियां। इसमें 3 बोलियां विकसित हो गई, जिसमें थी पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और साथ ही कौन सी? पूर्वी, ठीक है। तो इस जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है प्राचीन, उसके अंतिम पड़ाव तक, इसकी समाप्ति तक इसमें 3 बोलियां हमारी विकसित हो गई जिसमें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी शामिल है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में मैंने आपको बतलाया यहाँ पर वैदिक संस्कृत में हमारे जितने भी वेद हैं उनकी रचना हुई है, और साथ ही लौकिक संस्कृत में हमारे महाभारत, रामायण या व्याकरण की रचना हुई। अब यहाँ पर व्याकरण की रचना हमारे पाणिनि द्वारा, जब उन्होंने देखा कि संस्कृत की जो शुद्धता है, या ये कहें कि इसके जो शुद्ध शब्द हैं वो जो आम क्षेत्र की बोली है उसमें क्या कहते हैं कि थोड़ा अशुद्ध शब्द आने लग गए हैं, आम क्षेत्र की बोलियों के शब्द आने लगे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि संस्कृत को एक नियमों में बांधा, ठीक है, उन्होंने एक नियमों में बांधने की ज़रूरत महसूस की। तो इसलिए उन्होंने व्याकरण की रचना की, और मैंने आपको व्याकरण का शाब्दिक अर्थ बताया ही था कि शब्दों का शुद्ध रूप और उनके जो प्रयोग के नियम हैं वो किसमें? व्याकरण में निहित है। तो इसमें यहाँ पर व्याकरण की रचना पाणिनि द्वारा हुई, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल। अब देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो थी, यहाँ पर जो था कि क्षेत्रीय बोली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, जिससे क्या हुई थी कि जो हमारी संस्कृत थी इसका विमोचन हो गया। ये कहें कि उस समय तक संस्कृत हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत ही नहीं थी।
तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में क्या हुआ कि जो हमारी क्षेत्रीय बोलियां थी उनका ज़्यादा विकास होने लगा। यही कहें कि लोगों की जो सहज की भाषा थी, लोगों की समझ की सहज की भाषा थी, उसका बहुत ज़्यादा विकास किस काल में हुआ? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के काल में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय बोलियों का जब विकास हुआ तो हमारी संस्कृत भाषा क्या हुई, इसका धीरे धीरे क्या होने लगा कि यह आम जनता की या आम लोगों की बोली से हटने लगी। तो इसको भी 3 कालों में विभक्त किया जाता है। इसके साथ ही पहले इसका काल लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी उसका काल था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के हमारे 3 काल में इसको विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रथम प्राकृत काल, दूसरा है द्वितीय प्राकृत काल और तीसरा है हमारा तृतीय प्राकृत काल। ठीक है, अब इसे प्राकृत काल इसलिए कहा गया क्योंकि मैंने आपको बतलाया कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में क्षेत्रीय जो बोलियां थी उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो यहाँ पर जो इस काल की भाषा थी वो लोगों के सहज की या समझ की भाषा थी। तो यहाँ पे प्राकृत शब्द का किसी भाषा की तरफ संबोधन ना करके इसको पूरा प्राकृत काल इसलिए बतलाया गया है क्योंकि यह सरल भाषा थी, या कहें कि सहज भाषा थी, मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा के कालों में भाषा थी। ठीक है, तो इसको प्रथम प्राकृत काल और द्वितीय प्राकृत काल, तृतीय प्राकृत काल करके बांट सकते हैं, जिसमें प्रथम प्राकृत काल की जो भाषा थी वह क्या थी? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। द्वितीय प्राकृत काल की भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और तृतीय प्राकृत काल की भाषा थी अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। ठीक है, तो प्रथम प्राकृत काल की भाषा जो पाली थी इसका कुछ समय अंतराल था जो था 500 ईसा पूर्व से लेकर कितना? 1 ईस्वी तक। कितना? 1 ईस्वी तक। और साथ ही जो हमारी द्वितीय जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा, उसका था 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और साथ ही जो अपभ्रंश था उसका था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अपभ्रंश के बाद ही एक और काल आता है इसमें जिसको कहते हैं अवहट। अवहट का काल, जिसकी जो काल था वह था 900 ईस्वी से कितना? 1100 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अवहट एक ऐसा काल था, इसमें करीब तकरीबन 200 वर्षों का आसपास इसका समय अंतराल था। तो होता क्या था कि तृतीय प्राकृत काल जो अपभ्रंश और जो हमारी आधुनिक हिंदी है, कहें कि प्राचीन हिंदी का काल था, उसके बीच का जो समय था वो अवहट का समय या अवहट का काल कहलाया, जो तकरीबन 200 वर्षों का था। यहाँ पर जो अवहट का समय था उसमें जो हमारी अपभ्रंश भाषा थी वह हिंदी में परिवर्तित होने लगी, या ये कहें कि उसमें हिंदी के शब्द मिलने लगे, जुड़ने लगे। तो वह अवहट का जो काल कहलाया यह संक्रांतिकालीन या संक्रमणकालीन काल कहलाया। तो हमारा हिंदी भाषा का जो जन्म कहलाता है वो कहाँ से हुआ? वह अपभ्रंश से माना जाता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जाम में पूछता भी है कि हमारी हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, तो आप इसको अपभ्रंश करें ना कि अवहट, क्योंकि अवहट हमारा क्या था? एक परिवर्तन या ये कहें कि संक्रमण काल था। संक्रमण काल था, जो एक संक्रमण काल था, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो अपभ्रंश के शब्द थे वो किसमें? हिंदी में परिवर्तित हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं हमारे प्रथम प्राकृत काल का जो हमारा काल था उसके बारे में। तो इसमें हम जानते हैं हम सबसे पहले हमारी प्रथम प्राकृत काल की जो भाषा पाली थी उसके बारे में। ये काल आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार कालों का क्रम भी पूछ लेता है, या ये कह सकते हैं कि हमारी भाषाओं का क्रम पूछ लेता है कि हमारी पहली भाषा संस्कृत थी, उसके बाद पाली आई, प्राकृत आई, फिर हमारी कौन सी आई? अपभ्रंश आई। अवहट के बारे में नहीं पूछता है, उसके बाद डायरेक्ट हमारी हिंदी का जो काल है उसको जानता है। ठीक है, तो आप इन कालों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जो हमारी प्रथम प्राकृत काल की भाषा थी वो पाली भाषा, इसमें हमारे जो बौद्ध धर्म के जितने भी प्रचार प्रसार हुए वो किस में हुए? पाली भाषा में ही हुए।
तो बौद्ध के उपदेश जितने भी थे, बौद्ध धर्म के उपदेश जितने भी थे ये किस में थे? पाली भाषा में थे। ठीक है, तो प्रथम प्राकृत काल की जो भाषा पाली थी उसमें गौतम बुद्ध के सारे हमारे उपदेश थे, और साथ ही यह भाषा जो थी वह पुरानी प्राकृत तथा भारत देश की प्रथम भाषा कहलाई। प्रथम भाषा कहलाई। ठीक है, तो जो हमारी प्रथम प्राकृत काल की भाषा पाली थी, इसको पुरानी प्राकृत या भारत देश की प्रथम भाषा कहते थे, क्योंकि यह आम लोगों के समझ की भाषा थी। और साथ ही यह भाषा जो पाली भाषा है, इसके मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण, मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण जो श्रीलंका के लोग हैं, श्रीलंका के लोगों द्वारा मागधी भी कहा जाता था। क्या कहते थे? मागधी भी। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रथम प्राकृत काल की भाषा पाली, बौद्ध धर्म के सारे उपदेश इसी भाषा में थे। इसे पुरानी प्राकृत और भारत देश की प्रथम भाषा कहते थे, और साथ ही इसके मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण इसे श्रीलंका के लोग क्या कहते थे? मागधी कहते थे। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसमें से प्रथम प्राकृत काल का ये पूछता है, और साथ ही जब हमारा प्रथम प्राकृत काल था, इसके समापन पर, या ये कहें कि इसके अंतिम पड़ाव तक, अब जो हमारी जो क्षेत्रीय बोलियां 3 थी वह बढ़कर कितनी हो गई थी? 4 हो गई थी। तो हमारी बोलियां जो थी उनकी संख्या अब क्या हो गई थी? 4 हो गई थी, जिसमें से जो हमारी पश्चिमोत्तरी थी उसके साथ ही हमारी क्या थी? मध्य देशी, इसमें पूर्वी, और एक और जुड़ गई थी जो थी दक्षिणी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे प्रथम प्राकृत काल के अंतिम पड़ाव तक हमारी एक और भाषा, बोली हमारी ऐड हो गई थी, जुड़ गई थी, जो थी दक्षिणी। तो इसमें अब बोलियों की संख्या कितनी हो गई थी? 4 हो गई थी। तो प्रथम प्राकृत काल के अंतर्गत यही सब आता है। इसके बाद हमारा आता है क्या? द्वितीय प्राकृत काल। ठीक है, तो अब जानते हैं हम अपने द्वितीय प्राकृत काल को। तो द्वितीय प्राकृत काल आते आते जब जनसाधारण की समझ की भाषा थी उसका विकास हो चुका था, और द्वितीय प्राकृत काल में जो भाषा बनी वह थी प्राकृत भाषा, जिसका जो काल था वह था 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। ठीक है, अब यहाँ पे प्राकृत में महावीर स्वामी के जितने उपदेश थे वो किस में थे? प्राकृत भाषा में। ठीक है, और ये जो द्वितीय प्राकृत काल की भाषा प्राकृत थी, यह क्या थी? भाषा असंस्कृत थी, संस्कृत थी, अर्थात इसमें संस्कृत के बहुत कम शब्द उपयोग थे। तो इसमें जो हमारी द्वितीय प्राकृत काल में भाषा प्राकृत आई, ठीक है, इसमें महावीर स्वामी के सारे उपदेश और इसकी भाषा असंस्कृत थी, अर्थात लोगों के समझ की भाषा थी। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा यह असंस्कृत थी। ठीक है, तो इसके बाद जानते हैं हम हमारा तृतीय प्राकृत काल, तीसरा प्राकृत काल। ठीक है, तृतीय प्राकृत काल। तो तृतीय प्राकृत काल के अंतर्गत मैंने आपको बतलाया कि इसके अंतर्गत कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश भाषा थी। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा, जिसका जो काल था वो था हमारा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है,
और साथ ही इसके ही बाद मैंने आपको बतलाया कि इसमें अवहट करके भी एक भाषा या ये कहें कि एक काल था जिसका जो समयांतराल था वो था 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक का। तो जो अपभ्रंश भाषा थी वो हमारी क्या थी, एक बिगड़ा स्वरूप था हमारी प्राकृत भाषा का। तो तृतीय प्राकृत काल में जो अपभ्रंश भाषा थी उसी का बिगड़ा स्वरूप किसका था, प्राकृत भाषा का, जिसका काल 500 से 1000 और अवहट का 900 से 1100 था। इसमें अवहट को क्या कहा गया है, संक्रमण कालीन या संक्रांति कालीन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो समयांतराल था, इसका जो काल का समय था वह अपभ्रंश भाषा और हमारी जो हिंदी, प्राचीन हिंदी के बीच का समय था, जहाँ पे हमारे अपभ्रंश के जो शब्द थे वह किस में, हिंदी में परिवर्तित हो रहे थे। ठीक है, तो तृतीय प्राकृत काल में हमने ये जाना। साथ ही अब इसमें अपभ्रंश भाषा का देखिए, अपभ्रंश भाषा का जो वाल्मीकि कहा जाता है कवि स्वयंभू को, इसमें जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो मुख्य बिंदु हैं जो एग्जाम में सीधे ही ऐसे पूछे जाते हैं, उनको आपको बतला देता हूँ, आप इनको ऐसे ही याद कर लें। तो अपभ्रंश में कवि स्वयंभू का नाम आता है, कवि स्वयंभू का नाम आता है, जिनके द्वारा रचित कौन सा था, पौम चरियु, जिसका अर्थ होता है राम काव्य। ठीक है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि स्वयंभू को कहा जाता है जिनकी रचना क्या थी, पौमचर्यु अपभ्रंश भाषा में, जिसका अर्थ है राम काव्य। इसमें ही अपभ्रंश का जो प्रथम प्रबंध काव्य है उसके बारे में पूछता है। तो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य जो है वह है भविष्यत कहा। क्या है, भविष्यत कहा, और यह जो रचित है धनपाल द्वारा। ठीक है, तो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कहलाता है भविष्यत कहा, जिसको रचित किया है या जिनके लेखक हैं हमारे धनपाल द्वारा यह रचित है। ठीक है, और अपभ्रंश भाषा को ही, अपभ्रंश भाषा को क्या कहा गया है, देसिल बैना, जिसका अर्थ होता है देसी भाषा। ये कहा है विद्यापति द्वारा। ये जो बिंदु हैं ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ये आपको भी स्वयंभू लिखेंगे क्योंकि इनकी रचना पौमचर्यु या राम काव्य अपभ्रंश भाषा में है। साथ ही अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा कहलाता है, जिसको धनपाल द्वारा जिसकी रचना हुई है। और साथ ही अपभ्रंश भाषा को देसिल बैना विद्यापति द्वारा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देसी भाषा। तो इसमें एक और नाम सामने आता है, एक और रचनाकार जो मुख्य हैं उनका नाम है पुष्पदंत, जिनने अपभ्रंश भाषा में जसहर चरित एक काव्य रचा अपभ्रंश भाषा में, जिसका अर्थ होता है महापुराण। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं तथ्य, जिसमें जो अपभ्रंश भाषा में कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया, जिनकी रचना थी पौमचर्यु, जिसका अर्थ राम काव्य। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा। अपभ्रंश भाषा को देसिल बैना कहा है हमारे विद्यापति जो लेखक हैं उनके द्वारा, और पुष्पदंत द्वारा अपभ्रंश भाषा में जसहर चरित रचा गया, जिसका अर्थ महापुराण है। ठीक है, तो यह अपभ्रंश भाषा से पूरे संबंधित है। तो यहाँ पर जो अवहट है, जो अवहट हमारी भाषा है, ठीक है, तो अवहट को एक इनमें नाम सामने आता है चंद्रधर
शर्मा गुलेरी कहा, जिन्होंने अवहट को पुरानी हिंदी करके संबोधित किया। पुरानी हिंदी करके संबोधित किया और साथ ही पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे, राजा मंजू को बतलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपभ्रंश है ये मैंने आपको इसका बताया, ये अपभ्रंश के हैं। और अवहट को संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भी कहा गया। और अवहट में ही एक जो हमारे हिंदी के आलोचक या रचनाकार हैं उनका नाम सामने आता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने अवहट को पुरानी हिंदी और इसके प्रथम कवि राजा मंजू को बतलाया है। तो इसके अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत ये चीज़ें हमारी आती हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, इसको मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में एक नाम दिया गया है जो एग्जाम में पूछ लेता है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में ज़बान हिंदी कहा गया है। ठीक है, ज़बान हिंदी कहा गया है। तो आप इसको ध्यान रखना कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में क्या कहा गया है, ज़बान हिंदी कहा गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारा जो काल आता है वो आता है हमारा आधुनिक हिंदी का, या ये कहें कि उसके आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल है, ठीक है, तो यह काल है हमारा 1100 ईस्वी से लेकर अब तक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम अगले लेक्चर में जानेंगे हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हम कितने कालों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारी हिंदी है उसके बारे में समझेंगे और उसके अंतर्गत जो हमारी खड़ी बोली ब्रजभाषा और अवधि है उसको जानेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं हम अपने पर्यायवाची शब्दों को जो यहाँ पे लिखे गए हैं। इसमें बिजली का होता है चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, क्षण प्रभा और धनवल्ली। इसमें जंगल का होता है विपिन, कानन, अरण्य और वन। क्रोध का कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश। समुद्र का होता है सागर, सिंधु, उदधि, नदीस, वारिस। अब देखिए ये वारिस है और वारिस छोटी की मात्रा नहीं, वारिस बड़ी की मात्रा है। अम्बुधि, नीरनिधि, रत्नाकर, पयोनिधि, अर्णव, तोयनिधि और सरितपति। ठीक है, महादेव का शिव, शंभु, शंकर, कैलाशनाथ, उमापति, त्रिलोचन, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर और पशुपति। तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं अपने विलोम शब्दों को। तो चलिए जानते हैं हम अपने विलोम शब्दों को जो यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसमें मूक का होता है वाचाल, गमन का होता है आगमन, तीक्ष्ण का होता है कुंठित, विग्रह का होता है संधि और संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। यहाँ पे मैं आपको इनके साथ साथ इनके अर्थ बताता हूँ। जैसे मूक का अर्थ होता है जो चुप रहता है या शांत, ये कहें जो बोलता बहुत कम है उसको मूक कहते हैं। वाचाल होता है अत्यधिक बोलने वाला। ठीक है, गमन का होता है चले जाना, छोड़ देना, गमन। आवागमन मतलब उनका आगमन या ये कहें कि उनका आना, स्वागत जिसको कहते हैं। ठीक है, तीक्ष्ण होता है जो बहुत तीव्र होता है या तेज होता है, जैसे तीक्ष्ण बुद्धि या तीव्र बुद्धि कहते हैं वह इसका। ठीक है, कुंठित मतलब जिसका मंद बुद्धि है, कहें कि कुंठित मतलब एक मोटी बुद्धि, वो चीज़ कुंठित कहलाती है। साथ ही विग्रह होता है तोड़ देना या अलग अलग करना। ठीक है, और संधि होता है साथ जोड़ना या एक साथ रखना, वो संधि कहलाता है। संकीर्ण होता है पतला या संकरा रास्ता। ठीक है, संकीर्ण इसको रास्ते के तौर पर देखें तो संकीर्ण मतलब पतला रास्ता और विस्तीर्ण मतलब चौड़ा, यही कहें कि जो थोड़ा बड़ा रास्ता है या बड़ी चीज़ है वह विस्तीर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो ये जाने हमने विलोम शब्द जिसमें एक दूसरे की यह
विलोम हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।